पुराने फ्रांस के एक खनन क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, जिससे एक भयानक राक्षस के बारे में किंवदंतियां बन गईं, जो 3000 साल से भूमिगत बैठा था और अब एक भयानक प्राणी में बदल गया है। साल 1965 है। आमिर नाम के एक युवक ने एक भयानक सपना देखा, जिसमें खनिक एक भयानक प्राणी से बचने की कोशिश में मर जाते हैं। दुःस्वप्न से जागते हुए वह एक दोस्त के फोन पर जल्दी से जाता है, जो उसे याद दिलाता है कि अगर उन्हें नौकरी मिलनी है तो उन्हें जल्द ही निकल जाना चाहिए। जल्द ही लड़के भर्ती बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जहां खदान में एक कठिन लेकिन अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के इच्छुक लोग इकट्ठा होते हैं। फोरमैन अपने हाथों में 2 मोहरे पकड़े हुए है, एक लाल उन लोगों के लिए जो उपयुक्त नहीं है और एक हरा उन लोगों के लिए जो चयनित है। वह लाइन के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आमिर को अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन हताशा में वह भर्ती करने वाले के हाथ से हरा स्टाम्प छीन लेता है और खुद पर कई हरे निशान लगा लेता है। लड़के पर हंसते हुए वे उसे ले लेते हैं। वह फ्रांस के उत्तर में पास्टी कैलाइस क्षेत्र में एक खनन कंपनी में जाता है। आमिर खुश है, उसे नहीं पता कि उसे 5वीं खदान में नियुक्त किया गया है, जिसे खनिक शैतान का घर कहते हैं। एक दिन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बर्थियर आता है, जिसे विशेष रूप से उस 5वीं खदान में उतरने की जरूरत होती है, जो आमतौर पर अपराधियों के लिए आरक्षित होती है। उस समय एक घायल खनिक को फोरमैन रोलांड द्वारा सतह पर लाया जाता है। बर्थियर घोषणा करता है कि वह उसके साथ नीचे जाना चाहता है। इस समय मोरक्को से सुदृढ़ीकरण खदान पर आता है और आमिर को रोलांड के चालक दल में नियुक्त किया जाता है। वह खनिकों से परिचित हो जाता है और उनमें से एक सेंटिनी उसे दिखाता है कि वहाँ सब कुछ कैसे काम करता है। रोलांड नए आने वाले को एक अनुभवी सलाहकार नियुक्त करता है और उतरने का आदेश देता है। खदान में आमिर को काफी असहज महसूस होता है, लेकिन गहराई में हर किसी की तरह वह अपना हेडलैम्प जलाता है और औजार उठाता है। काम बहुत कठिन है और लड़का जैकहैमर से अपना हाथ घायल कर लेता है। रोलांड उसे घोड़े के रखवाले के पास भेजता है। आमिर एक जीवित घोड़े को देखकर हैरान हो जाता है, जो अंधा भी है। पता चलता है कि जल्द ही इसे मशीनरी से बदल दिया जाएगा और यह घोड़ा खदान में आखिरी है। बाद में रोलांड ने देखा कि एक चूहा आमिर के बैग में घुस गया है और उसके खाने को कुतर दिया है। वह समझाता है कि चूहे खतरे को भांप लेते हैं, इसलिए खनिक उन्हें खाना खिलाते हैं। वह खराब सैंडविच के बदले लड़के को एक सेब देता है और उसे काम जारी रखने का आदेश देता है। शिफ्ट के बाद आमिर अविश्वसनीय रूप से थका हुआ महसूस करता है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। एक हफ्ते बाद रोलांड ने घोषणा की कि प्रोफेसर बर्थियर उस दिन खदान में उनके साथ शामिल होंगे और उन्हें इसके लिए अच्छा भुगतान किया जाएगा। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है, जिसके लिए खनिकों को एक दीवार को उड़ाने की जरूरत है। जल्द ही लोग गहराई में उतरते हैं और रोलांड सैपर को काम सौंपता है। विस्फोट के बाद फर्श में एक छेद दिखाई देता है। खनिक हैरान है, नीचे ऐसे खाली स्थानों पर काम करना खतरनाक है। रोलैंड यह पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रोफेसर आखिर क्या खोज रहे हैं। जवाब न मिलने पर वह बर्थियर की नोटबुक गड्ढे में फेंक देता है। प्रोफेसर पहले नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे नोटबुक ढूंढनी है। जल्द ही प्रोफेसर खुद को पुरानी खदान की काल कोठरी में पाता है। बाकी लोग भी पीछे पीछे चलते हैं और रोलांड को सेंट लुई के अभिशाप के बारे में पुराने खनिक की कहानी याद आती है। कहा जाता है कि 100 साल पहले पुरानी खदान में आग लग गई थी। वे इसे बुझा नहीं पाए और 30 खनिक बच नहीं पाए। फिर उन्होंने इस खदान को ईंटों से बंद कर दिया और शव को यहीं कहीं छोड़ दिया। जब खनिक इधर उधर देख रहे होते हैं, बर्थियर गायब हो जाता है। रोलांड अपने आदमियों को 2 समूहों में बांटता है, जो बर्थियर की तलाश में अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, प्रोफेसर को बुला रहे हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। अचानक आमिर के समूह को एक मानव कंकाल मिलता है, जिसके हाथों में एक अजीबोगरीब बहुफलक है। युवक उसे ले लेता है, फिर मृत व्यक्ति के हाथों की जांच करता है और देखता है कि उसकी उंगलियां कुचली हुई हैं। दीवार पर एक शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ मौजूद सभी लोग शापित हैं, क्योंकि अंधेरे में छिपे एक राक्षस द्वारा उनका शिकार किया जाता है। सेंटिनी मजाक करते हुए अपने दोस्त का तनाव कम करता है। वे आगे बढ़ते हैं और रोलांड के समूह से मिलते हैं, जिन्हें भी मानव हड्डियां मिली हैं। यहाँ उन्हें आगे रोशनी दिखाई देती है, जो स्पष्ट रूप से बर्थियर की है। जल्द ही खनिक उसे पकड़ लेते हैं और उनसे यह सवाल पूछते
पूछते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया, क्योंकि अब कोई भी नमूनों के बारे में बकवास पर विश्वास नहीं करता। वह वादा करता है कि अगर वे फिर से आगे बढ़ेंगे तो वह सब कुछ बता देगा। सैपर एक और विस्फोट करता है जिससे अगले तहखाने का प्रवेश द्वार खुल जाता है। बर्थियर दौड़कर अंदर आता है और दीवारों पर बनी चित्रलिपि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह वास्तव में दीवारों से नमूने लेता है और बताता है कि वे कई हजार साल पुरानी हैं, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और पुराने हथियारों के साथ मानव हड्डियों का एक पूरा ढेर पाते हैं। बर्थियर यह नहीं समझा पाता कि क्या हुआ था। शायद ये पहरेदार थे जो किसी पवित्र स्थान की रक्षा करते थे। और फिर टॉर्च की किरणें एक प्राचीन ताबूत को रोशन करती हैं। बर्थियर बताते हैं कि किंवदंती के अनुसार यह एक प्राचीन देवता हो सकता है जो इन तहखानों में रहता था। जब रोलैंड उनसे वापस लौटने की मांग करता है तो प्रोफेसर उस जगह की तस्वीरें लेते हैं। खनिक बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं जहाँ सीढ़ी पहले से ही स्थापित है और घोड़ा इंतजार कर रहा है, लेकिन यह अचानक मुक्त हो जाता है और अंधेरे में भाग जाता है। कोई भी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ जब एक पतन होता है और काल कोठरी का प्रवेश द्वार पत्थरों से अवरुद्ध हो जाता है। जब लोग होश में आते हैं तो पता चलता है कि सेंटिनी गंभीर रूप से घायल है। यह पता चलता है कि ऊपर की खदान में कोई नहीं है क्योंकि बर्थियर ने पूरी गोपनीयता की मांग की थी। रोलैंड मुश्किल से अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए वैज्ञानिकों को कोसता है, लेकिन उन्हें घायलों की देखभाल करने की जरूरत है। वह दूसरों को मार खोजने के लिए भेजता है जबकि वह घायल आदमी के पैर को ठीक करता है। पुरुष अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं जबकि रोलैंड एक खनिक के साथ अपने विचार साझा करता है। जब वे बाहर निकलेंगे तो खदान बंद हो जाएगी और वैज्ञानिक यहाँ आएंगे। इस बीच आमिर को अपने साथी मिल जाते हैं जो ताबूत के पास वापस आ गए हैं और उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। युवक उनसे ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं सुनते। हालांकि ढक्कन बहुत भारी है और बल प्रयोग से नहीं खुलता। फिर आमिर को वह पॉलीहेड्रॉन याद आता है जो उसने पाया था। उसे बाहर निकालता है, पत्थर के बक्से के ढक्कन में एक छेद पाता है, उसमें खोजी गई वस्तु डालता है। क्लिक की आवाज आती है और ढक्कन हिल जाता है। उसके नीचे कपड़े से ढकी कोई चीज होती है जिसके ऊपर कीमती सिल्लियां होती हैं। खनिक उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं क्योंकि अब खदान बंद हो जाएगी और उनके पास कोई साधन नहीं रह जाएगा। आमिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे भगा देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें धोखा दिया तो वे हिंसा करेंगे। आमिर अंधेरे में भाग जाता है और दीवार के पास बैठकर खुद पर दया करते हुए रोता है। इस बीच ताबूत पर बचे लोग मृतकों का अनादर करने की अयोग्यता के बारे में बहस करते हैं और ताबूत से कुछ उठता हुआ नहीं देखते हैं। आमिर को चीखें सुनाई देती हैं और कब्र को अपवित्र करने वाले खनिक भागते हुए दिखाई देते हैं। वे तीनों वापस लौटते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे कोई जीवित चीज है। रोलैंड को इस बात पर यकीन नहीं होता जब लंबी हड्डीदार उंगलियां अंधेरे से निकलती हैं और खनिकों में से एक को खींचकर ले जाती हैं। बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं और जल्द ही उन्हें अपने दुर्भाग्यपूर्ण साथी की लाश तक ले जाने वाला खूनी रास्ता मिल जाता है। बर्थियर को गंभीरता से लिया जाता है और वह कबूल करता है कि उन्हें अगले 10 घंटों तक परेशान नहीं किया जाएगा। वह इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं जानता। इस बात के प्रमाण है कि यह एक अज्ञात सभ्यता थी जो सदियों से यहाँ रहती थी। वे ताबूत में रखे भगवान में विश्वास करते थे जो कथित तौर पर 3000 साल से भी पहले आसमान से उतरे थे और उनकी पूजा करते थे क्योंकि वे डरते थे। लेकिन फिर आमिर बातचीत में शामिल हो जाता है क्योंकि यह ताबूत नहीं बल्कि एक जेल है। वह काल कोठरी का नक्शा बना सकता है और दिखा सकता है कि सब कुछ कहाँ है। और फिर हर कोई सेंटिनी को याद करता है और मलबे की ओर भागता है। इस बीच घायल आदमी अजीब आवाजें सुनता है और अपने दीपक से गलियारे को रोशन करता है। अचानक लंबे पंजे वाले हाथों के साथ कुछ विशाल देखता है और डर से चीखता है। खनिकों को वहाँ केवल वह खाली स्ट्रेचर मिलता है जिस पर उनका साथी लेटा हुआ था। लेकिन जब वे शाफ्ट में रोशनी डालते हैं तो वे देखते हैं कि राक्षस ने सेंटिनी को अपने पंजों में जकड़ रखा है और फिर लोगों के सामने उसे फाड़ रहा है। क्रोधित लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह प्राणी खनिक को छोड़ देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। हालांकि वे अपने दोस्त को नहीं बचा पाते और वह उनकी बाहों में मर जाता है। खनिक राक्षस को सुरंगों में से एक में फुसलाकर ले जाने और बचे हुए विस्फोटकों से उसे उड़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यह तय करना होता है कि
राक्षस को मारना है या खुद भागना है। फिर बर्थियर ने शिलालेखों को पढ़ने के लिए कब्र पर लौटने का सुझाव दिया। सबसे अधिक संभावना है कि वे किसी रास्ते का संकेत देते हैं, क्योंकि प्राचीन निवासियों के पास यहाँ आने का कोई रास्ता रहा होगा। खनिक कब्र पर जाते हैं और जल्द ही एक जगह पाते हैं जहाँ मानव कंकाल लोहे की सलाखों के बीच पड़े हैं। पहली नजर में यह एक जेल जैसा दिखता है, लेकिन बर्थियर बताते हैं कि ये स्वयंसेवक थे जिन्हें भगवान के लिए बलिदान किया गया था। कम से कम दीवार पर तो यही लिखा है। वे आगे बढ़ते हैं और दीवारों पर और दफन कक्ष के अंदर खून पाते हैं। वहाँ खून का एक पूरा तालाब है। बर्थियर पहले वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आमिर उसके साथ जाता है। अंदर उन्हें सिर्फ एक घोड़े की लाश दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करते हैं, प्रोफेसर एक गुप्त लीवर दबाता है और प्रवेश द्वार एक पत्थर से बंद हो जाता है। आमिर डर के मारे चीखता है और बर्थियर हैरान रह जाता है। क्या उसे वाकई लगता था कि वह खनिकों पर भरोसा कर सकता है? जैसे ही उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, वे उसे मार डालेंगे। बर्थियर और आमिर दीवारों पर लिखे शिलालेखों को पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दुनिया भर में ऐसी 9 कब्रें हैं। सही समय पर सोए हुए लोग जाग जाएंगे और तब तक उन्हें स्वयंसेवकों द्वारा भोजन दिया जाना चाहिए। लेकिन अंत में कोई ऐसा राजा अवश्य आएगा जो इन राक्षसों को मार कर प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा। फिर आमिर को एक पैलिंड्रोम मिलता है, एक ऐसा वाक्यांश जो शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा ही है। इससे प्रोफेसर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रवेश द्वार एक साथ निकास द्वार भी है। जब घोड़े की लाश हिलने लगती है और उसमें से एक राक्षस निकलता है, तो आमिर लीवर की ओर दौड़ता है। जब प्रोफेसर खुद उसके आगोश में समा जाता है, तो वह अपनी भयानक भुजाएं फैलाता है। एक एलियन के साथ पहली मुलाकात पर खुश होता है। आमिर उसे राक्षस की बाहों में मरता हुआ देखता है और लीवर की ओर दौड़ता है। दूसरी तरफ के खनिक उसे बाहर निकलने में मदद करते हैं और दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। आमिर प्रोफेसर के नोट्स के आधार पर सभी को बाहर निकालने का वादा करता है, इस बात से अनजान कि राक्षस पहले से ही दरवाजा खोल रहा है। जल्द ही लोग एक चौराहे पर रुक जाते हैं और जब आमिर नोट्स पढ़ रहा होता है, तो उन्हें अचानक विशिष्ट आवाजें सुनाई देती हैं। रोलांड लाइट बंद करने का सुझाव देता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जब वे लैंप जलाते हैं, तो राक्षस बहुत करीब होता है। यह एक झटके में उनमें से एक को मार देता है और दूसरे को अंधेरे में खींच ले जाता है। आमिर और रोलांड भागने में सफल हो जाते हैं। फोरमैन युवक से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए कहता है, लेकिन वह अचानक चेतावनी देता है कि अगर राक्षस बाहर निकल गया तो वह पूरे गांव को मार देगा। रोलांड क्रोधित हो जाता है। उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है और आमिर उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इस पल से वे अपने अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। लेकिन आमिर पैलिंड्रोम के बारे में बात करता है और दिशा की ओर इशारा करता है और जल्द ही वे एक नए अस्थि कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जो लंबे समय से खोए हुए खनिकों का होता है। रोलांड को एहसास होता है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता यही था, लेकिन खदान ढहने के बाद इसे ईंटों से बंद कर दिया गया था। हालांकि बलिदान के लिए एक कुआं है जो सीधे सतह पर जाता है। आमिर तुरंत समझ जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन अचानक मलबे के छेद में राक्षस के हाथ दिखाई देते हैं। वह युवक के पैरों को पकड़ता है और उसे पत्थरों के नीचे घसीटता है। रोलांड कुछ नहीं कर पाता और अकेला रह जाता है। निराशा के दौर से गुजरने के बाद वह प्रोफेसर के नोट्स खोलता है, बचे हुए सभी विस्फोटक लेता है और वापस चल पड़ता है। जल्द ही वह पाता है कि कुआं मानव हड्डियों से भरा हुआ है। इस बीच आमिर को होश आ जाता है और वह अपने सामने एक राक्षस को सिंहासन पर बैठा हुआ देखता है, जो एक खनिक को अपने हाथों में पकड़े हुए है। वह उस राक्षस से अपने दोस्त को छोड़ने की विनती करता है। जमीन पर लोहे के चाकू को टटोलता है, लेकिन राक्षस बंदी का सिर फाड़ देता है, जो अचानक एलियन की ओर से आमिर से बात करना शुरू कर देता है। बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की मांग करता है और उसे भगवान कहता है। फिर यह युवक को मारता है। राक्षस प्रत्येक जीवन के साथ मजबूत होता जाता है और वे उसमें विलीन होकर देवता बन जाते हैं। लेकिन वह राक्षस के जीवन को लंबा करने से इनकार कर देता है और चाकू को एलियन की छाती में घोंप देता है। जब वह दर्द से चीखता है, तो आमिर दौड़ना शुरू कर देता है और कुआं ढूंढता है, जिस पर रोलांड पहले से ही चढ़ रहा है। उसकी उपस्थिति से प्रसन्न होकर रोलांड अपना हाथ उस युवक की ओर बढ़ाता है और वे ऊंचे ऊर्ध्वाधर शाफ्ट पर चढ़ते हैं। बचे हुए विस्फोटकों को दरार
हथियारों में डालते हैं, लेकिन फिर राक्षस उन्हें पकड़ लेता है और उनके पीछे चढ़ जाता है। रोलांड को एहसास होता है कि वे बच नहीं सकते और आमिर से विस्फोटक बॉक्स का हैंडल घुमाने के लिए कहता है। यह समझते हुए कि उन्हें एलियन के साथ मरना तय है, आमिर तेजी से हैंडल घुमाता है, लेकिन कोई विस्फोट नहीं होता। फिर रोलांड अपने साथी के पास जाता है, बॉक्स लेता है, खुद हैंडल घुमाता है और जब वह देखता है कि सब कुछ तैयार है तो वह युवक का हौसला बढ़ाता है। वे दोनों हैंडल पकड़ लेते हैं। विस्फोट एलियन और खनिकों दोनों को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे शापित काल कोठरी का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। एक ऐसी शैली की फिल्म जो गंभीर चिंतन की आकांक्षा नहीं रखती, मानव लालच और ज्ञान और महिमा की अतृप्त प्यास के बारे में एक पुरानी कहानी एक रोमांचक सवारी में बदल जाती है। इसके अलावा फिल्म हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि भूमिगत रहते हुए और राक्षसों से लड़ाई के दौरान भी इंसान बने रहना महत्वपूर्ण है।